अगर आज मेरे साथ आप शामिल हैं इस चक्रव्यूह में तो 100% आप इतिहास बनाने जा रहे हैं। अंग्रेजी के इतिहास में इस तरह का आज तक आपको नहीं मिला होगा। मिला क्या होगा, क्या चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है। अगर आप इस वीडियो को मिस किए तो 100% है एक न्यू थ्योरी को आप खो देंगे। न्यू थ्योरी क्या है कि जब हम इडियम फ्रेजेस पढ़ते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि इस किताब में इस इडियम्स का मीनिंग फला दिया है और दूसरी किताब में इस इडियम्स का मीनिंग फला दिया है, और दोनों जो दिया है वो आयोग ने कभी पूछा ही नहीं, उसका आयोग का ऑप्शन अलग है। तो हम इस थ्योरी को समझेंगे कि आयोग कौन कौन सा ऑप्शन दे सकता है। वैसे तो 4 ऑप्शन में 3 सही होते हैं या 3 गलत होते हैं, 1 सही होता है अथवा 1 गलत होता है, लेकिन आज हम लोग 6 ऑप्शन वाला देखेंगे। 6 ऑप्शन वाला क्या है, अब देखिए इसमें क्या है। इसको मैंने चक्रव्यूह सीरीज दिया है नाम। क्यों दिया है चक्रव्यूह सीरीज की? इस तरह की जो भी वीडियो होगी वो चक्रव्यूह सीरीज होगा, और जो चक्रव्यूह सीरीज होगा आप आसानी से उसे पढ़ सकोगे। और चक्रव्यूह का अंग्रेजी होता है पजल, और आप जानते हैं पजल मीन्स पहेली भी होता है और इसका नाम मेज भी होता है। तो अगर आप तैयार हैं तो इसको शुरू कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल मीन्स तो सेव ही होता है, डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है? डिस्कार्ड मीन्स क्वेरल होता है, क्वेरल। डिस्कार्ड मीन्स स्ट्राइफ होता है, डिस्कार्ड मीन्स कॉन्टेंशन होता है, कॉन्टेंशन। अब देखो ये जो है, जो एप्पल है ना, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, इसका हिंदी मीनिंग है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़। अब जो झगड़े की जड़ है, वास्तव में हमको इसको इस मीनिंग को देखना है, झगड़े की जड़। किताब में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन हो जाएगा, द काज ऑफ स्ट्राइफ हो सकता है, द काज ऑफ क्वेरल हो सकता है। लेकिन अब यहाँ ऑप्शन मैंने इतना ऑप्शन दिया है कि आप इसे सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। तो झगड़े की जड़ का जो मीनिंग होगा शार एप्पल, यानी कि खट्टा सेव। जो खट्टा सेव है ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स होता है झगड़े की जड़। तो सार एप्पल तो होगा नहीं, खट्टा सेव तो होगा नहीं। ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन अगर आप पढ़े होंगे तो बोन मीन्स होता है हड्डी, और कॉन्टेंशन मतलब होता है झगड़ा। तो कुत्ते जब लड़ते हैं ना, एक हड्डी फेंक दो कई कुत्ते लड़ने लगते हैं, तो वो हड्डी जो होती है ना वो झगड़े की जड़ होती है। तो ये बोन ऑफ कॉन्टेंशन बिल्कुल सही है। अब क्वेरल एक झगड़ा नहीं, झगड़े का जड़ चाहिए, तो ये गलत है। काज ऑफ क्वेरल, काज ऑफ क्वेरल यानी कि झगड़े की जड़, तो बिल्कुल सही है। यानी कि झगड़े की जड़ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, काज ऑफ क्वेरल। द स्ट्राइफ, सॉरी द काज ऑफ स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स होता है संघर्ष या झगड़ा, तो द काज ऑफ स्ट्राइफ यानी कि झगड़े की जड़, तो ये भी सही है। और ए फाइट फॉर एन एप्पल, एक सेव के लिए झगड़ा, तो ये बिल्कुल गलत है। अब इसमें 3 ऑप्शन तो मैंने दिया है, ए बोन ऑफ कॉन्टेंशन, काज ऑफ क्वेरल, द काज ऑफ स्ट्राइफ। किताबों में आप जब ढूंढोगे, और जो आयोग ने पूछा है, कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो उस क्वेश्चन में कभी कभी ये बोन ऑफ कॉन्टेंशन आपको ऑप्शन मिलेगा, कभी कभी काज ऑफ क्वेरल मिलेगा, कभी कभी आपको एक और ऑप्शन ले लो तो मिलेगा द काज ऑफ क्वेरल, द काज ऑफ क्वेरल। अब आप ये कहोगे कि हमने तो जो पढ़ा है वो काज ऑफ क्वेरल पढ़ा है, द काज ऑफ क्वेरल नहीं पढ़ा है, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। जरूरी नहीं है कि काज ऑफ क्वेरल हो, द काज ऑफ क्वेरल भी दे सकता है। यानी कि मेन जो थीम है इसका, जो मेन विषय वस्तु है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का, उसका मतलब है झगड़े की जड़। अब इस झगड़े की जड़ में क्या क्या हो सकता है? बोन ऑफ कॉन्टेंशन हो सकता है, काज ऑफ क्वेरल हो सकता है, द काज ऑफ क्वेरल हो सकता है, द काज ऑफ स्ट्राइफ हो सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल अलग है। इसमें मैंने 6 ऑप्शन लिया है, जिसमें 3 सही होंगे और 3 गलत होंगे, और जो 3 सही होंगे वो अलग अलग किताबों में दिया है या आयोग ने उसे अलग तरीके से पूछा है। और अगर ये 3 आप समझ पाते हो तो चौथा आप अपने मन से बना भी सकते हो।
इसीलिए मैं कहा हूँ कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आप अपने लाइफ में एक नई थ्योरी को मिस करोगे। अब देखो नेक्स्ट, हार्ड बॉइल्ड। हार्ड मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, हार्ड मीन्स होता है डिफ़िकल्ट, हार्ड मीन्स होता है आर्डुअस, आर्डुअस। हार्ड मीन्स होता है स्टीफ, हार्ड मीन्स होता है रिगोरस। अब देखो ये हार्ड बॉइल्ड का मतलब है हार्ड बॉइल्ड, तो हार्ड बॉइल्ड का मतलब क्या होता है? हार्ड मीन्स तो हो गया कठोर, हार्ड मीन्स हो गया डिफ़िकल्ट, हार्ड मीन्स हो गया आर्डुअस, हार्ड मीन्स हो गया स्टीफ और हार्ड मीन्स हो गया रिगोरस। अब इसका मतलब होता है कठिन। अब बॉइल्ड का मतलब होता है उबालना। अब उबालने का मतलब क्या हुआ कि कठोर उबालना है। कठोर उबालने का जो फ्रेज का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है कठोर बनाना, कठोर बनाना या कठोर करना। अब कठोर बनाना या कठोर करना, किसी चीज़ को हार्ड करना, तो अब इसमें आप मीनिंग देखो कौन कौन सा हो सकता है। जैसे हार्डन मीन्स भी होता है कठोर बनाना या कठोर करना, तो ये सही है। बॉइल्ड हार्ड मतलब उबला हुआ, और हार्ड मीन्स कठोर, पूरी तरह से कठोर उबला हुआ, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सेम मीनिंग हो जा रहा है। और एक्सट्रीमली हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है हार्ड बॉइल्ड का, इसका मतलब होता है कठोर बनाना, और बॉइल्ड हार्ड का मतलब हो गया कि कठोर उबालना, बहुत ज़्यादा उबाल देना। और एक्सट्रीमली हॉट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म, तो बहुत ज़्यादा गर्म मीनिंग नहीं होगा, मीनिंग होगा कठोर बनाना। अब देखो रिगोरस, रिगोरस मीन्स भी होता है कठोर या कठोर बनाना, तो ये भी सही है। अब डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट मीन्स भी होता है कठोर या कठोर बनाना। अगर इस तरह से नहीं पूछता है, अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज करता है तो टू बी रिगोरस हो जाएगा, ये टू बी रिगोरस। और ये डिफ़िकल्ट को अगर वर्ब की तरह पूछता है, जैसे हार्डन मीन्स होता है कठोर बनाना, तो ये हो जाएगा टू बी डिफ़िकल्ट, टू बी डिफ़िकल्ट। और एंग्री मतलब होता है क्रोधित, गुस्सैल, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो आपने क्या देखा कि हार्ड बॉइल्ड का मतलब होता है कठोर बनाना, तो हार्डेंड, हार्डेंड मतलब भी होता है, हार्डन मीन्स होता है कठोर बनाना, और ये हाफ बॉइल्ड है यानी कि कठोर बना हुआ, तो हार्डेंड हो जाएगा, टू बी रिगोरस हो जाएगा और टू बी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तीसरा देखो क्या है, गेट कोल्ड फीट। अब गेट मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स पाना होता है, लेकिन गेट मीन्स गो होता है, गेट मीन्स फाइंड होता है, गेट मीन्स बी होता है, गेट मीन्स बीगेट होता है। बीगेट मीन्स क्या होता है? पैदा करना या जनना। बी मीन्स होना, फाइंड मीन्स पाना और गो मीन्स जाना। कोल्ड मीन्स क्या होता है? कोल्ड मीन्स चिल होता है, ठंडा, चिल होता है। कोल्ड मीन्स विंटर होता है, विंटर होता है। और फिट मीन्स क्रम होता है, क्रम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसका हम अर्थ निकालते हैं तो गेट मतलब जाना, कोल्ड मतलब ठंडा, फिट मतलब पैर, यानी कि पैर को ठंडे में रखना। अब ठंडा जो होता है ना, कोल्ड, कोल्ड का नॉस्टैल्जिक भी होता है, नॉस्टैल्जिक। और नॉस्टैल्जिक मीन्स होता है सैड, सैड मतलब होता है उदास। अब देखो कोल्ड फिट यानी कि पैर को ठंडे में रखना, पैर को ठंडे में रखना, इसका मतलब जब पैर आपका ठंडा हो जाए ना, तो इसका मतलब कि आपके अंदर डर समा गया है। जैसे लोग कहते हैं कि मेरे अंदर सिहरन जाग गया, मतलब आप डर जाते हैं। तो गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। यानी कि अगर इसका हम सिनोनिम्स लिखते हैं, हिंदी मीनिंग लिखते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा डर जाना या भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। तो अब आपको करना क्या है? आपको किसी किताब में नहीं जाना है देखने, आपको मीनिंग खुद बनाना है। लेकिन हाँ, किताब तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ मीनिंग्स ऐसे होते हैं जिसका सीधे सीधे हम अर्थ नहीं बना सकते।
तो डर जाना, भयभीत हो जाना, देखो टू बी अफ्रेड यानी कि डर जाना, तो टू बी अफ्रेड ये बिल्कुल सही है। टू बी हॉरिफाइड, हॉरिफाई मीन्स भी होता है डर जाना, तो इसका मतलब ये भी सही हो गया। अब ऑप्शन में आपके आयोग में ये टू बी अफ्रेड हो सकता है या टू बी हॉरिफाइड हो सकता है। अब टू गेट कोल्ड, टू गेट कोल्ड यानी कि ठंडा में जाना, ठंडक में जाना या ठंडक को पाना, तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर जाना मीनिंग होता है टू गेट कोल्ड यानी कि ठंडा पाना नहीं होता है। टू कीप द फीट इन कोल्ड वाटर यानी कि टू कीप द फीट पैरों को रख देना इन कोल्ड वाटर ठंडे पानी में रख देना। गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है टू कीप द फीट इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल गलत है, ये होगा ही नहीं। ठंडे पानी में आप पैर नहीं रख रहे हो, इसका मतलब ठंडे पानी में पैर रखना नहीं होता है। टू फील कंफर्ट यानी कि फील मीन्स महसूस करना, कंफर्ट मीन्स आराम, आराम महसूस करना, ये भी नहीं है। टू फियर, टू फियर यानी कि डर जाना, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन टू बी अफ्रेड यानी कि डर जाना, टू बी हॉरिफाइड यानी कि डर जाना और टू फियर यानी कि डर जाना, ये तीनों सही है। तो ये तीनों आपको तैयार करना है और इसके अलावा भी आपको तैयार करना है कि टू कोल्ड फीट, गेट कोल्ड फीट का मतलब डर जाना होता है, तो और किस माने डर जाना होता है। जैसे डरना का अंग्रेजी आपको अगर आ रहा है, जैसे हॉरिफाइड मीन्स भी होता है डरना, फियर मीन्स भी होता है डरना, स्क्रीम मीन्स भी होता है डरना, तो डरना का मीनिंग जितना आएगा आप उसे बना सकते हो। नेक्स्ट देखो, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, द ग्रीन का मतलब होता है हरा, आइड मतलब होता है आँखों वाला और मॉन्स्टर मीन्स होता है शैतान। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, और मॉन्स्टर का जो मीनिंग होता है ये होता है डेमन, डेमन मीन्स होता है, दरअसल मॉन्स्टर मीन्स होता है दैत्याकार, है ना। मॉन्स्टर, डेमन, जाइंट, फेंड, फेंड मीन्स होता है दैत्य। अब हरी आँखों वाला दैत्य, हरे आँखों वाला दैत्य का मतलब ऐसा नहीं है कि हरी आँखों वाला कोई है जैसे हल्क है, ऐसा नहीं है। हरी आँखों वाला का मतलब है कि वह आँख जो हमेशा ईर्ष्या भरी निगाहों से देखती है, तो इसका मतलब हो जाता है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है ईर्ष्यालु व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति। अब ईर्ष्यालु व्यक्ति का मीनिंग क्या क्या हो सकता है, देखो एक है जीलस पर्सन, जीलस मीन्स होता है ईर्ष्यालु और पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, जीलस पर्सन। अब पर्सन, पर्सनल जीलसी यानी कि व्यक्तिगत ईर्ष्या करने वाला जो होता है ना, तो पर्सनल जीलसी रखता है, तो ये भी हो जाएगा पर्सनल जीलसी। और एक देखो, द क्रिएचर ऑफ द सी यानी कि समुद्र का प्राणी, तो द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब समुद्र वाला प्राणी नहीं होता, समुद्र में रहने वाला जीव नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल हो गया गलत। और फिर है एन एनिमल विथ ग्रीन आइज यानी कि हरी आँखों वाला जानवर, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब हरी आँखों वाला जानवर नहीं होता है। एन मेलवोलेंस पर्सन, मेलवोलेंस मीन्स होता है ईर्ष्या। अब ईर्ष्या का मीनिंग देखो क्या क्या होता है, ईर्ष्या का मतलब होता है स्पाइट, स्पाइट, डिस्पाइट, डिस्पाइट, मेलवोलेंस, मेलवोलेंस, एनवी, एनवी, स्काल्ड, स्काल्ड, ये सब के सब क्या है, ईर्ष्या के मीनिंग है। अब देखो ईर्ष्यालु का मतलब एन ग्रीन आइड, एन मेलवोलेंस पर्सन यानी कि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति, मेलवोलेंस मीन्स भी ईर्ष्या होता है या ईर्ष्यालु होता है, तो ईर्ष्यालु पर्सन, ये भी ऑप्शन सही है। टू फील हेटिंग, घृणा महसूस करना, टू फील हेटिंग, घृणा महसूस करना द ग्रीन आइड मॉन्स्टर का सिनोनिम्स नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है,
तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को और क्या क्या आयोग दे सकता है, जैसे ए जीलस पर्सन दे सकता है, पर्सनल जीलसी दे सकता है, एन मैलवोलेंस दे सकता है, या जीलस व्यक्ति को ए डिस्पाइटिव पर्सन दे सकता है, एन एनवी पर्सन दे सकता है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में तैयार करना है। देखो 5 दिया है, मेक नो बोन्स अबाउट। अब मेक मीन्स तो बनाना होता है, करना होता है, होना होता है। अब बोन्स मीन्स हड्डियां होता है, अबाउट माने होता है के बारे में, यानी कि हड्डियों के बारे में कर लेना, कुछ कर लेना। तो इसका अर्थ आप निकालोगे तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। इस जैसे कहने का मतलब ये है कि जो कुत्ते होते हैं ना, अगर उनको हड्डियां डालोगे तो कुछ ना कुछ तो वे मेक करेंगे, चाहे मेक ए नॉइस करेंगे, चाहे मेक अ क्वारल करेंगे, यानी कि क्वारल करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। लेकिन नो बोन्स यानी कि हड्डियों के लिए वो नो बोन्स करते हैं, यानी कि नहीं लड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि टू एडमिट समथिंग रीडली या टू बी रीडी ईजिली, यानी कि किसी भी चीज़ को आसानी से मान जाना, आसानी से तैयार हो जाना या मान जाना, आसानी से मान जाना या मान लेना। ठीक है, अब देखो इसका मतलब है मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब है आसानी से तैयार हो जाना, हड्डियों के लिए नो क्वेरल, है ना, नो नॉइज, कुछ नहीं करना, यानी कि आसानी से हम मान जाएंगे। जो कुत्ते हैं वो मान जाएंगे कि भाई तुम ही खाओ, हम नहीं खाएंगे। तो आसानी से तैयार हो जाना, मेक नो बोन्स अबाउट। अब देखो टू मेक नो इफोर्ट, इसका मतलब है कि कोई प्रयास नहीं करना। तो प्रयास नहीं करना नहीं होगा, इसका मतलब है कि आसानी से तैयार हो जाना, तो ये गलत हो गया। अब देखो टू एडमिट समथिंग रीडली, टू एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना, करना का मतलब एक्सेप्ट होता है। तो टू एडमिट समथिंग रीडली मीन्स होता है ईजिली। तो किसी भी चीज़ को समथिंग कुछ भी जो है वो आसानी से आप एडमिट हो जा रहे हो, तैयार हो जा रहे हो। तो टू एडमिट समथिंग ईजिली का मतलब ये सही हो जाएगा। अब टू बी रेडी ईजिली, यानी कि आसानी से तैयार हो जाना, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि नो बोन्स है आपके पास। टू क्रिएट नो हिंड्रेंस, यानी कि कोई भी हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा, ऑब्स्टेकल जिसको बोलते हैं, ऑब्स्टेकल। तो इसका मतलब होता है बाधा। टू क्रिएट नो हिंड्रेंस, कोई बाधा न पहुंचाना, कोई बाधा ना करना, तो ये भी हो जाएगा गलत। हमको क्या करना है, आसानी से तैयार हो जाना। टू एक्सेप्ट एनीथिंग ईजिली, किसी भी चीज़ को आसानी से तैयार हो जाना, स्वीकार कर लेना, देखो ये हो जाएगा टू एक्सेप्ट एनीथिंग ईजिली। टू प्रिटेंड समथिंग, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना का मतलब प्रिटेंड, प्रोहिबिट, है ना। तो प्रिटेंड मीन्स बहाना बनाना। टू प्रिटेंड समथिंग, किसी चीज़ के लिए, कुछ चीज़ के लिए बहाना बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ होगा मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब है आसानी से तैयार हो जाना, आसानी से मान जाना। देखो टू बर्न वंस फिंगर, यानी कि कोई अपनी उंगली को जला ले, किसी को अपनी उंगली जला लेना, इसका सीधा अर्थ यही होता है। बर्न मीन्स होता है जलाना, और वंस माने होता है खुद का, अपना, और फिंगर माने होता है उंगली। तो अपनी उंगली को जला लेना का मतलब है, अपनी उंगली को जला लेना का मतलब ये है कि कुछ अनप्लीजेंट चीज़ों से, यानी कि दुखपूर्ण चीज़ों के कारण, किसी दुखपूर्ण परिणाम के कारण या से पीड़ित होना या कष्ट में होना। ठीक है, किसी दुखपूर्ण परिणाम के कारण पीड़ित होना, यानी कि जैसे आप अपनी उंगली जला लेते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई पीड़ा है। अब पीड़ा है
तो पीड़ा कौन सी है? अब वो कुछ भी हो सकती है। तो मेन जो ऑप्शन होना चाहिए ये होना चाहिए कि किसी अनप्लीजेंट परिणाम के कारण पीड़ित होना। तो ये कह रहा टू हर्ट समथिंग बाय फायर, यानी टू हर्ट मीन्स होता है नुकसान पहुंचा लेना, समथिंग कुछ बाय फायर यानी कि आग से नुकसान पहुंचा लेना, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी दुखपूर्ण परिणाम के कारण पीड़ित होना चाहिए, तो टू हर्ट समथिंग बाय फायर बिल्कुल गलत है। अब देखो टू सफ़र अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि एक कार्य के कारण सफ़र करना, पीड़ित होना, अनप्लीजेंट रिजल्ट यानी कि दुखपूर्ण परिणाम से पीड़ित होना, यानी कि ये हो जाएगा सही। टू सफ़र पीड़ित होना, अनप्लीजेंट रिजल्ट किससे? सफ़र फ्रॉम होगा यहाँ पर, सफ़र फ्रॉम अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, यानी कि किसी कार्य के कारण दुखपूर्ण परिणाम से पीड़ित होना हो जाएगा। टू सफ़र फ्रॉम हैविंग मेडल्ड, देखो जो मेडल्ड है ना, मेडल्ड मीन्स होता है हस्तक्षेप करना। तो इसका मतलब है कि टू सफ़र फ्रॉम हैविंग मेडल्ड, यानी कि हस्तक्षेप होने से आप पीड़ित हो, तो टू सफ़र फ्रॉम हैविंग मेडल्ड भी सही हो जाएगा। टू बियर एन अनप्लीजेंट रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, टू बियर एन अनप्लीजेंट रिजल्ट यानी कि दुखपूर्ण परिणामों के कारण बियर करना, उसको सहन करना, भुगतना या पीड़ित होना, ऑफ एन एक्शन एक एक्शन से पीड़ित होना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। टू कट वंस फिंगर, किसी को अपनी उंगली काट लेना का मतलब होता है टू बर्न वंस फिंगर, बिल्कुल गलत है। इसका मतलब होता है कि किसी दुखपूर्ण परिणाम के कारण पीड़ित होना, बल्कि अपनी उंगली काटना नहीं होता है। और टू बर्न वंस ऑल फिंगर्स, किसी को अपनी पूरी उंगली जला लेना, ये बिल्कुल गलत है। और टू हर्ट अदर्स, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल हम लोग इसमें 12 देखेंगे, 6 हुआ है, 6 और देखेंगे। 7वां देखो बहुत ही मज़ेदार है, टर्न आउट क्रैब्स। टर्न आउट मतलब होता है गो आउट मतलब होता है बाहर जाना या बाहर करना। क्रैब्स मीन्स होता है केकड़ा आप देखे हो, अगर नहीं देखो हो तो सर्च कर लेना। केकड़ा जो होता है ना, इसके 4 पैर होते हैं, 8 पैर होते हैं, और 2 जो होते हैं हाथ होते हैं, और हाथ इतने मजबूत होते हैं कि इस धरती पर जितने भी अब तक जीव हुए हैं, सारे जीवों से मजबूत इसी का हाथ होता है। यानी कि अपने से 50 किलो जीव को, 2, 3, 4 कुंटल जीव को भी ये काट सकता है। तो क्रैब्स, और ये खाया भी जाता है, कुछ लोग खाते भी हैं। क्रैब्स मीन्स होता है केकड़ा, और इसका जो मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है लोबस्टर होता है, लोबस्टर और पैगुरियन, इसका मतलब होता है केकड़ा। अब केकड़ा इतना खतरनाक होता है ना कि जैसे ही आप उसे पकड़ने जाते हो, और उसकी आंखें भी ऊपर की तरफ होती हैं, ऐसे चारों तरफ वो घुमा के ऐसे देख सकता है, ऊपर की तरफ आंखें होती है, बगल में आगे नहीं होती हैं, ऊपर होती हैं, और वो आंखों से देख सकता है, आगे पीछे ऐसे दोनों तरफ देख सकता है। तो इसका मतलब है कि जो केकड़ा होता है, क्रैब्स होता है ना, उसके जो दोनों हाथ होते हैं इतना ज़बरदस्त काटता है, अगर यहाँ काट लेगा तो जहरीला तो नहीं होता है, लेकिन काट लेगा तो यहाँ से मांस लेके ही निकलेगा। तो इसका मतलब है कि टर्न आउट का मतलब आप उसे बाहर निकालते हो, क्रैब्स मतलब केकड़े को। तो जब केकड़े को बाहर निकालोगे आप, तो निश्चित रूप से आप उससे जीत नहीं पाओगे, और जब जीत नहीं पाओगे तो इसका मतलब है कि जो आप कोई काम करने जा रहे हो ना, वो बिना किसी सफलता के ही समाप्त करना, यानी किसी काम को हम इसका हिंदी जो होगा वो जानेंगे, बिना सफलता के ही समाप्त कर देना। मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी आप समाप्त कर देते हो,
तो बिना सफलता के ही समाप्त कर देना को हम कहेंगे टर्न आउट क्रैब्स। यानी कि केकड़े को जब आप निकाल दोगे तो सफल नहीं होगे, क्योंकि वो जीतेगा, आप हारोगे 100%। तो इसका मतलब है टू बी अनसक्सेसफुल इन इंडीवर। इंडीवर मीन्स होता है खोज, इंडीवर मीन्स होता है प्रगति करना। तो अपनी प्रगति में टू बी अनसक्सेसफुल यानी कि असफल हो जाना, इसका मतलब है टर्न आउट क्रैब्स हो जाएगा। टू बी अनसक्सेसफुल इन इंडीवर। टू बी सक्सेसफुल सफल हो जाना, ये नहीं होगा। गेट आउट या टर्न आउट क्रैब्स का मतलब होता है कि बिना सफलता के ही समाप्त हो जाना। एंड इन फेल्यूर यानी कि एंड हो जाना किसमें, फेल्यूर में, असफलता में एंड हो जाना। यानी कि ये भी सही है, जो असफलता है आप उसी में ख़त्म हो गए, यानी कि सफल नहीं हुए। जब भाई जब केकड़े को पकड़ोगे तो कहाँ सफल होगे, टर्न आउट क्रैब्स करोगे तो नहीं सफल हो सकते। टू ब्रिंग अप क्रैब्स, केकड़ों को लाना। टू ब्रिंग अप क्रैब्स, केकड़ों को लाना, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब टर्न आउट क्रैब्स का मतलब केकड़ों को लाना नहीं होता है। फिनिश विदाउट सक्सेस, बिना सफलता के ही समाप्त कर देना, तो ये टू फिनिश भी हो सकता है, टू फिनिश विदाउट सक्सेस, तो ये भी सही हो जाएगा। एक्सपायर विथ फेल्यूर यानी कि एक्सपायर विथ फेल्यूर, एक्सपायर मतलब ख़त्म कर देना, विथ फेल्यूर यानी कि असफलता के साथ ख़त्म कर देना। यानी कि जो काम आप कर रहे हो उसको करते करते आप फेल्योर ही रहे, असफल ही रहे और एक्सपायर भी हो गए, यानी कि काम भी आपका ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। टू एंड इन स्मोक, एंड मीन्स होता है समाप्त होना, फिनिश होना। एंड मीन्स क्या होता है, फिनिश। एंड मीन्स होता है एक्सपायर। अब एंड मीन्स समाप्त हो जाना, इन स्मोक मतलब धुएं में। जैसे लोग कहते हैं ना धुआं धुआं हो गया, कुछ भी नहीं बचा, तो धुआं धुआं हो गया, एंड इन स्मोक धुआं धुआं हो गया, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब इसका जो अर्थ होगा वो अर्थ होगा कि नष्ट हो जाना, खुद नष्ट हो जाना, खुद नष्ट हो जाना, खुद नष्ट हो जाना, या अच्छे परिणाम न आना या न मिलना। खुद नष्ट हो जाना या अच्छे परिणाम न आना या अच्छे परिणाम न होना। टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक वैसे ही अर्थ पता चल रहा है कि धुएं में सब गायब हो जाना, इसका मतलब कि कोई अच्छा परिणाम नहीं आएगा। तो टू डाई ऑफ कैंसर काज्ड बाय स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान के कारण कैंसर से मर जाना, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि नष्ट हो जाना या अच्छे परिणाम न आना। तो टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग यानी कि टू कम टू का मतलब है न कर पाना, न होना, और नथिंग माने कुछ नहीं, तो कुछ न होना यानी कि अच्छे परिणाम न आना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टू कम टू नथिंग। दूसरा है नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट यानी कि नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पादन करना, बिगेट पैदा करना, गुड मतलब होता है अच्छे, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम, यानी कि अच्छे रिजल्ट को न लाना, अच्छे परिणाम को न लाना, तो इसका मतलब ये भी सही हो जाएगा। टू एंड इन स्मोक यानी कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप अच्छे रिजल्ट ला ही नहीं पा रहे हो। टू कम नथिंग आप कुछ जान ही नहीं पा रहे हो। टू रूइन सेल्फ खुद नष्ट हो जाना यानी कि आपने कुछ किया ही नहीं, कोई परिणाम आज तक आप ला ही नहीं सके, कुछ कर ही नहीं सके, तो इसका मतलब हो जाएगा टू रूइन सेल्फ। डाई इन बर्निंग हाउस चोक्ड विथ स्मोक धुएं से भरे घर में जल करके मर जाना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा। और टू डाई फ्रॉम स्मोक धुएं से मर जाना, ये भी नहीं होगा। तो टू कम टू नथिंग होगा, नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट होगा, टू रूइन सेल्फ होगा। देखो 9 नंबर है डेविल्स, ये डेविल्स है एडवोकेट। डेविल्स एडवोकेट, डेविल मीन्स होता है सैटन, सैटन मीन्स होता है शैतान। इसको आप जिएंट भी बोल सकते हो, जिसको हम जाइंट बोलते हैं। मॉन्स्टर भी बोल सकते हो, मॉन्स्टर
ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। और एडवोकेट मीन्स होता है लायर, लायर। तो कहने का मतलब ये है कि डेविल्स एडवोकेट का मतलब हो जाएगा शैतान का वकील। अब शैतान का वकील कौन हो सकता है? शैतान का वकील वही हो सकता है जो अच्छी बहस ना करे, एप्रोप्रिएट बहस ना करे, यानी कि सही तर्क ना करे। तो सही तर्क ना करे का मतलब हो जाएगा एन एडवोकेट ऑफ डेविल, यानी कि शैतान का वकील। तो एन एडवोकेट ऑफ ए डेविल, डेविल यानी कि शैतान का वकील। दरअसल शैतान का वकील होता ही नहीं है। डेविल्स एडवोकेट वो होता है जो गलत तरीके से बहस करता है या गलत काम के लिए बहस करता है, न कि शैतान के लिए एडवोकेसी करता है। तो एन एडवोकेट ऑफ डेविल ये नहीं होगा, क्योंकि शैतान होता ही नहीं है। शैतान एक प्रवृत्ति होती है, भूत प्रेत तो होते नहीं हैं, तो फिर उसका एडवोकेट कैसे हो सकता है? तो एन एडवोकेट ऑफ डेविल गलत हो जाएगा। एन एडवोकेट लाइक डेविल, या एक ऐसा वकील जो डेविल की तरह हो, शैतान की तरह हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि जो डेविल से एडवोकेट होगा ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा डिस्कशन करे जो उस आइडिया के खिलाफ हो जिसको सभी लोग सपोर्ट करते हों। तो तीसरा देखो सी जो है प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट, प्रेजेंट एक काउंटर आर्गूमेंट हो जाएगा, क्योंकि आर्गूमेंट मीन्स बहस होता है, काउंटर मीन्स सामना करना होता है, या बचाव पक्ष के लिए बहस करना। तो बचने के लिए बहस करना हो जाएगा, ये प्रेजेंट अ काउंटर आर्गूमेंट। डी है एन आर्गूमेंट आर डिस्कशन अगेंस्ट एन आइडिया आर प्लान दैट ए लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट। एन आर्गूमेंट आर डिस्कशन यानी कि एक बहस या डिस्कशन अगेंस्ट एन आइडिया, एक आइडिया के खिलाफ, और ए प्लान के खिलाफ, दैट ए लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट, जिसमें बहुत से ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हों, और बहुत से ज़्यादा लोग यानी कि जनता सपोर्ट करती है एक ऐसे आइडिया की या ऐसे प्लान की, और जिसको सपोर्ट करती है उसके खिलाफ अगर बहस करता है तो वो हो जाएगा डेविल्स एडवोकेट। तो इसका मतलब ये सही है। या एक ऐसा एडवोकेट एन इनएप्रोप्रिएट आर्गूमेंट, यानी कि अनुचित तरीके का बहस जो करता है वो भी हो जाएगा डेविल्स एडवोकेट। और एन एडवोकेसी फॉर एविल वर्क, बुरे कार्यों के लिए एडवोकेसी करना, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा इसको देखो, अगर इसको कर दिया जाए एन एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट, एन एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट नहीं करता है, जो डेविल्स का एडवोकेट होता है एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट नहीं करता, बल्कि एन एडवोकेसी फॉर एविल वर्क, बुरे कार्यों के लिए जो वकालत किया जाता है उसको कहा जाता है डेविल्स एडवोकेट। यानी कि एन एडवोकेसी फॉर एविल वर्क, बुरे कार्यों के लिए जो वकालत की जाती है उसको कहा जाता है डेविल्स एडवोकेट। तो इसमें तीन ऑप्शन हो सकते हैं, प्रेजेंट ए काउंटर आर्गूमेंट यानी कि पक्ष में बहस करना, तो ये तो सिंपल सी बात है। एन आर्गूमेंट आर डिस्कशन अगेंस्ट एन आइडिया और प्लान दैट ए लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट, ये हो सकता है। एन एप्रोप्रिएट आर्गूमेंट ये नहीं हो सकता है। एन एडवोकेसी फॉर एविल वर्क, यानी कि बेकार कार्यों के लिए एडवोकेसी करना भी डेविल्स एडवोकेट कहा जाएगा। नेक्स्ट है टू कैच ए टार्टर। कैच मीन्स होता है क्लच, क्लच मीन्स होता है पकड़ना, क्लच। होल्ड भी हो जाएगा, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना। और टार्टर, टार्टर मीन्स होता है सॉर, SOUR, सॉर मीन्स होता है खट्टा, खट्टा। दरअसल टार्टरिक इसी से बना हुआ है, टार्टर से। टार्टरिक मतलब एक केमिकल होता है जो खट्टा होता है। तो कैच ए टार्टर यानी कि उस चीज़ को पकड़ना जो खट्टा हो, यानी कि जो खट्टा होता है तो उसे लोग पकड़ना पसंद नहीं करते हैं। खट्टा का मतलब तीखा होता है, तीखा का मतलब कड़वा होता है, कड़वा का मतलब स्ट्रांगली होता है या उस तरह का होता है व्यक्ति जो सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा टू डील विथ ए पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, ऐसे पर्सन से डील करना हु इज़ मोर देन वंस मच, जो किसी के लिए मैच करता हो। या टू कैच ए डेंजरस पर्सन, या एक खतरनाक व्यक्ति को पकड़ना। टू ट्रैप ए वांटेड क्रिमिनल,
विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, या वांटेड क्रिमिनल को, जो क्रिमिनल है यानी कि जो डिमांडिंग क्रिमिनल है, जिसे सरकार खोज रही है, गलत कार्यों को किया है, उसको जाल में पकड़ना। टू अटैक समवन टू स्ट्रांग फॉर वन, और टू अटैक समवन किसी पर हमला करना जो बहुत ही मजबूत हो, फॉर वन किसी एक के लिए बहुत मजबूत हो, या टू स्वालो टार्टर या खट्टे को निगलना। तो देखो कैच ए टार्टर का जो मतलब होता है ना, टू कैच ए टार्टर का मतलब होता है कि एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना जो किसी के लिए बहुत मजबूत हो, यानी कि जो बलशाली हो, जो बहुत हिम्मत वाला हो, जो पावरफुल हो, उसको पकड़ लेना होता है टू कैच ए टार्टर। तो देखो टू डील विथ ए पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, तो ये हो जाएगा टू डील विथ ए पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। टू कैच ए डेंजरस पर्सन, ये नहीं हो पाएगा, यानी कि समझौता करना है। टू ट्रैप ए वांटेड क्रिमिनल विथ ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ना बड़ी परेशानियों के साथ, ये भी नहीं होगा। टू अटैक समवन टू स्ट्रांग फॉर वन, उस पर हमला करना जो और लोगों से बहुत मजबूत हो, तो ये भी हो जाएगा। टू स्वालो टार्टर, खट्टेपन को निगलना, ये गलत हो जाएगा, यानी कि खट्टे चीज़ को निगलना। नेक्स्ट है बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। देखो बिटवीन मीन्स होता है के बीच में, के बीच में का मतलब मिड भी होता है, मिस्ट भी होता है। डेविल मीन्स होता है शैतान, एंड द सी, सी मतलब होता है समुद्र। देखो सी का स्पेलिंग SEA रहेगा, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी हो सकता है, तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, और बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी भी पूछा जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, बिटवीन होना, बीच में होना, डेविल मतलब शैतान और सी मतलब समुद्र। अब देखो आप जहाँ खड़े हो वहाँ एक तरफ इधर जाओगे तो समुद्र है और इधर जाओगे तो शैतान है। इसका मतलब आपको समझने में ये दिक्कत हो रही है कि आप जाओगे तो कहाँ जाओगे। इसका मतलब होता है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, यानी कि कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, कठिन परिस्थिति में होना, यानी कि फैसला न ले पाना कि आप जाओगे तो किधर जाओगे। बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, या बिटवीन द डेविल एंड द सी, तो इसका मतलब हो जाएगा इनफिक्स। इन अफिक्स ये बिल्कुल करेक्ट है। इन अफिक्स मतलब होता है कठिन परिस्थिति में होना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। और ये क्या हो सकता है, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो ये भी सही है, टू बी इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि कठिन परिस्थिति में होना। इन अ डिफ़िकल्ट एंड इनएस्केपेबल पोजीशन, यानी कि इन अ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, और इनएस्केपेबल मतलब होता है, स्केप मीन्स होता है बच के निकलना, भागना, लेकिन इनएस्केपेबल है यानी कि भागने के पोजीशन में नहीं है या डिफ़िकल्ट पोजीशन में है, तो ये भी सही है, तीन भी सही है। मैं इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि आयोग ने कई बार बदल बदल के ऑप्शन पूछा है। तीसरा है, चौथा, ए डेविल इन द सी। डेविल का मतलब होता है शैतान, कहाँ, समुद्र में, तो समुद्र में शैतान, ये गलत है, क्योंकि बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी का मतलब ए डेविल इन द सी नहीं होगा। इन अ, देखो यहाँ इन है, इन अ वर्स सिचुएशन यानी कि खराब पोजीशन में होना, खराब सिचुएशन में होना, तो ये भी गलत है, खराब सिचुएशन में होना। इन ए वर्स सिचुएशन, वर्स का मतलब खराब सिचुएशन, बेकार सिचुएशन का मतलब ये है कि आपकी स्थितियाँ सही नहीं हैं, तो ये नहीं होगा। कठिन जो परिस्थिति होगा उसमें हो सकता है सिचुएशन। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये हो सकता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इन अ डिलेमा, डिलेमा मीन्स होता है स्थिति, परेशानी, तो ये भी हो सकता है इन अ डिलेमा। लेकिन जो सबसे बेहतर है, जो कई बार पूछा गया है, इन अ फिक्स पूछा गया है, टू बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन पूछा गया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सही हो सकते हैं। इसमें 4-5 सही है और 3 गलत है, तो इसको ध्यान देना। अब हैंग टुगेदर, हैंग मीन्स होता है लटकना, टुगेदर मीन्स होता है साथ साथ,
तो साथ साथ लटकना का मतलब ये होता है कि संगठित होना। इसका मतलब होता है संगठित होना, संगठित होना। अब संगठित होना का मतलब क्या है? कीप यूनाइटेड, बिल्कुल सही है। कन्फर्म ईच अदर, एक दूसरे के प्रति कन्फर्म होना। कन्फर्म ईच अदर यानी कि एक दूसरे के प्रति कन्फर्म होना, बिल्कुल सही है। बियर आउट ईच अदर, एक दूसरे के प्रति सहन करना, ये भी बिल्कुल सही है। हैंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ लटक जाना, ये बिल्कुल गलत है। लिव टुगेदर, साथ साथ रहना, ये भी गलत है। गो टुगेदर, साथ साथ जाना, ये भी गलत है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने पढ़ा अब तक 12 चक्रव्यूह सीरीज पढ़ा, तो इसमें ऑप्शन अजीब मैंने दिया था। 3 ऑप्शन सही थे, 3 ऑप्शन गलत थे, 4 ऑप्शन सही थे, जिससे इसका फ़ायदा ये होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो आयोग ने कई बार घुमा फिरा करके पूछा उसको हम लोग सीख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।